अपनी सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप। वंदे मातरम विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपका ई शिक्षा क्रांति प्लेटफॉर्म का स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपने 12th क्लास की कक्षा जो 12th की भूगोल विषय है उसमें अध्याय 1 की बात करेंगे। अपने 12th क्लास में अगर भूगोल विषय की बात करें तो दो पुस्तकें लगती है, मानव लोक और अर्थव्यवस्था। मानव भूगोल के सिद्धांत और एक भारत लोक और अर्थव्यवस्था, दो विषयों के वे अपने पढ़ेंगे। आज अपने सबसे पहले बात करते हैं मानव भूगोल के सिद्धांत, जो पुस्तक है उसका अध्याय अपने फर्स्ट पढ़ेंगे। अध्याय फर्स्ट का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। यानी जो अपने मानव भूगोल है इसकी प्रकृति कैसी है और इसके अंदर अपने किन किन विषयों को सम्मिलित करते हैं, आज इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले पढ़ेंगे कि मानव भूगोल है क्या। यानी जिस मानव भूगोल का अपने अध्ययन करेंगे वो भूगोल की दो शाखाएं होती है। भूगोल की कितनी शाखाएं होती है? दो शाखाएं होती है। एक तो होती है भौतिक भूगोल और एक होती है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है और मानव भूगोल के अंतर्गत अपने किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं वो अपने पढ़ेंगे मानव भूगोल के परिचय में। उसके बाद में मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, उसके बाद में जो विभिन्न भूगोलवेता हुए उन्होंने मानव भूगोल की क्या क्या परिभाषाएं दी या मानव भूगोलवेता कौन हुए। उसके बाद में मानव भूगोल की विचारधाराएं और अंत में सबसे अपने पढ़ेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उप क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी अध्याय जो हमारा फर्स्ट है उनके अंदर अपने इन 5 तथ्यों का, 5 सूचियों का अध्ययन करेंगे। पहले तो मानव भूगोल का परिचय, फिर मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल की विचारधाराएं और मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्र, इनका अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अपने भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं, एक तो भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। तो भूगोल की कितनी शाखाएं अपने अभी बात की थी, एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल है, इसके अंतर्गत अपने किसका अध्ययन करेंगे, जितनी भी जो भौगोलिक स्थल आकृतियां हैं, यानी पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, नदियां हैं, वन है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा अपना आती है शाखा जिसका नाम है मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत अपने किसका अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल के अंदर यानी मानवीय तथ्य होते हैं, यानी जो पर्यावरण में परिवर्तन करके मानव जिन संसाधनों का निर्माण करते हैं, जैसे सड़क है, पुल है, बाग है, बगीचे है, इन सब तथ्यों का अध्ययन कौन करता है, निर्माण कौन करता है, मानव करता है। तो वो अपने किसके अंदर पढ़ेंगे, मानव भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। अपने जो भूगोल है इसमें सबसे पहले जो मानव भूगोल का उद्भव हुआ था वो कब हुआ था, वो 18वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के अंदर मानव भूगोल का उदय हुआ था। भूगोल प्रारंभिक दौर में था, लेकिन उस समय केवल हम भूगोल के जो भौगोलिक घटनाएं हैं उसका अध्ययन करते थे। धीरे धीरे भूगोल ने एक मानवीय भूगोल का भी रूप ले लिया, जिसका उद्भव कब माना जाता है, 18वीं शताब्दी में माना जाता है। जो अपना आधुनिक मानव भूगोल है,
आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल माने जाते हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता, जिनको आधुनिक मानव भूगोल का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोजियोग्राफिया, यानी जो फ्रेडरिक रेटजेल है जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोजियोग्राफिया है। तो भूगोल की दो शाखाएं होती है, एक तो होती है भौतिक भूगोल और दूसरी होती है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपने जो भौगोलिक तत्व होते हैं, भौगोलिक स्थलाकृतियां क्या होती है उसका अध्ययन करते हैं। अपनी सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप। और मानव भूगोल के अंतर्गत यानी प्रकृति में मानव ने जिस संसाधनों का निर्माण किया है उसका अध्ययन अपने मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगर अपने भूगोल की सामान्य परिचय की बात करें, जो भूगोल शब्द बना है वो किससे बना है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जियोग्राफिया, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन, यानी भूगोल के अंदर अपने किसका वर्णन करते हैं? पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी की संपूर्ण स्थिति को अपने जिस भूगोल के अंदर समझते हैं। तो भूगोल शब्द है ग्रीक भाषा के शब्द जियोग्राफिया से बना है, जो कि जियो और ग्राफिया दो शब्दों का मेल है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन। भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यानी जो अपना भूगोल शब्द है इसके जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने जिस पुस्तक के अंदर किया था उसकी पुस्तक का नाम क्या था? ग्राफिका। यानी भूगोल शब्द बना है ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन। यानी इसका अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए भूगोल का तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वर्णन हो जाएगा। तो अपने भूगोल क्या है, भूगोल की कौन कौन सी शाखा है? दो शाखा है, भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल। इसको अपने समझा है। सेकेंड जो अपनी हेडिंग है वो है मानव का भूगोल की जो प्रकृति कैसी है। इस प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि जो मानव भूगोल है वो किस प्रकार की प्रकृति है। इसके अंदर अपने दो बिंदुओं को समझते हैं, एक तो मानव का प्राकृतिकरण, एक प्रकृति का मानवीकरण। यानी अपने जब मानव प्रारंभिक अवस्था में था या जब मानव की उत्पत्ति हुई थी उस समय जो मानव था प्रॉपर रूप से कहे या उचित रूप से कहे या पूर्ण रूप से कहे किसके ऊपर डिपेंडेंट था? प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। यानी उसको प्रकृति के अंदर जो कुछ मिला था उसने प्रकृति के साथ में उस चीज को सामंजस्य कर दिया था, सामंजस्यकरण कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, मानव ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्नत किया और प्रकृति का क्या कर दिया? मानवीकरण किया था। तो दो चीजें पढ़ेंगे कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ, ये अपने मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है कि मानव का प्राकृतिकरण कैसा था वो देखते हैं। मानव का प्राकृतिकरण यानी इसका अर्थ है कि मानव अपने जीवन को प्राकृतिक नियमों के अनुसार ढालता है। यानी जब मानव प्रारंभिक अवस्था में था, मानव को प्रकृति से जो कुछ मिला था वो उसके ऊपर डिपेंड था, उसने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया था। कहने का मीन्स ये है कि मानव को जो कुछ प्रकृति से मिलता था उसके अंदर उन्होंने कोई सी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए उन्होंने अपने आप को सिर्फ यही समझा था कि प्रकृति ही सब कुछ देती है। दूसरा, जब तकनीक विकास हुआ बहुत कम था, या जब तकनीकी विकास यानी प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं था, मानव प्रकृति के अनुसार ही जीता था।
यानी प्रकृति के अंदर वो आदिम कृषि करना, या जिसको अपने स्थानांतरित कृषि कहते, कृषि करना, और कृषि से मिलने वाले जो खाद्य सामग्री थी उसके ऊपर अपनी आजीविका चलाता था। या फिर वो मानव क्या करता था, जैसे आखेट करना, आखेट से जो कुछ प्राप्त होता वो खा लेता था, और इतनी मात्रा अपनी सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप। उसके पास में सीमित संसाधन अवेलेबल थे। तो मानव का प्राकृतिकरण, एक बुक के अंदर एक छोटे से पैराग्राफ दिया हुआ, कहानी दी हुई है। एक बेंदा की कहानी दी हुई है। ये मानव का प्राकृतिकरण कैसे था या किस प्रकार का था, वो हमें इस चीज से समझने को मिलेगा। बेंदा एक व्यक्ति था, आदिवासी व्यक्ति था, जो कहाँ रहता था, अबूझमाड़ के वनों में रहता था। ये अबूझमाड़ के वन जो अपना भारत का छत्तीसगढ़ राज्य, उसका बस्तर क्षेत्र है, वहां पर रहता था बेंदा, जो अबूझमाड़ के वनों के अंदर रहता था, और एक कबीलाई समुदाय के अंदर का रहता था। यानी पूरी वनों के बीचों बीच उनके छोटे से 2-4 झोपड़े बने हुए थे, और उसके अंतर्गत रहता था। वो क्या करता था, वनों में जाता, और वनों के अंदर जो कुछ भी उसको कंदमूल मिलते उसको लेके आता, और उसके माध्यम से उस पूरी कबीले का जीवन चलता था। दूसरा, या फिर वो वहां से स्थानांतरण कृषि करता था। स्थानांतरण कृषि यानी स्थान बदल कर की गई कृषि, स्थानांतरण कृषि, या जिसको अपने झूमिंग कृषि कहा जाता था। यानी उसमें किसी भी प्रकार के ना तो अधिक औजारों का प्रयोग किया जाता था, ना ही उसमें उन्नत टेक्नोलॉजी होने के कारण, नहीं उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण उनके पास में संसाधन बहुत बड़ी कम मात्रा में थे, या उपकरण बहुत कम मात्रा में थे। तो वो स्थानांतरित कृषि करता था। इसके अलावा वनों से जो कुछ भी उसको कंदमूल के रूप में प्राप्त होता था, उससे अपना क्या करता था, वो जीवन चलाता था। और पूरे कबीले का जीवन था उसके ऊपर। कहने का मीन्स ये था कि इन्होंने अपनी प्रौद्योगिकी के साथ में किसी भी प्रकार का मतलब सामंजस्य नहीं बैठा पाते थे। जो कुछ वनों से मिलता था उसी के ऊपर अपना जीवन यापन चलाते थे। तो मानव का प्रकृतिकरण का मतलब होता है मानव को अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेना। यानी कहने का मीन्स ये था कि उस दौर में मानव प्रकृति का दास था, यानी प्रकृति का क्या था, गुलाम था। उस समय जैसे क्या उसका यही था, प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति से उसको भय था, और प्रकृति के अनुसार ही वो अपना क्या करता था, जीवन जीता था। जैसे अभी अपने बेंदा की बात कर रहे थे, जो एक आदिवासी कबीले में जो अपने अबूझमाड़ के वनों में रहता था, और वनों से जो कुछ भी मिलता था वही उसी से जीवन चलाता था। उनके पास में ना ही इतने कोई संसाधन थे, ना ही कोई उन्नत औजार थे, और उनके कबीले में किसी भी प्रकार की बाह्य शक्ति का प्रभाव नहीं था। निष्कर्ष ये निकलता कि मानव और प्रकृति अविभाज्य है, एक दूसरे से विभाजित नहीं हो सकते। यही निष्कर्ष निकल के आता मानव का प्राकृतिकरण से। दूसरा अपने पढ़ते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर, दूसरा अपने प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ। पहले तो मानव का प्राकृतिकरण, अब प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ। मानव ने तकनीकी विकास के माध्यम से प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित किया। धीरे धीरे समय में परिवर्तन होते चला गया। पहले जो मनुष्य आदिम क्षेत्रों में रहते थे, वनों में रहते थे, कृषि और आखेट के माध्यम से जीवन जीना चाहते, धीरे धीरे उन्होंने इस चीजों को समझा, और समय के साथ में उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की। जैसे अपने पढ़ते हैं इतिहास के अंदर अध्ययन करते कि प्रारंभिक दौर में मनुष्य थे, वो किस प्रकार से रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने किस प्रकार के संशोधनों को डेवलप किया और अपने को एक सभ्य मतलब मनुष्य के रूप में स्थापित किया। तो मानव ने तकनीकी विकास के माध्यम से प्रकृति पर क्या नियंत्रण स्थापित किया। यानी कहने का मीन्स ये था कि पहले मानव प्रकृति का दास था, अब मानव ने क्या कर दिया, प्रकृति के ऊपर संतुलन स्थापित कर दिया था। उदाहरण, जल विद्युत का उत्पादन, सिंचाई व्यवस्था और परिवहन साधनों का विकास। देखो अपने प्रकृति का जो मानवीकरण या मानव का प्राकृतिकरण में जल उस समय भी मौजूद था, लेकिन उसको पता नहीं था कि इस जल से अपने किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मीन्स ये है कि वो जल को केवल एक पेय के रूप में ही मानते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे अपने नदियों का पानी रोककर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न करते हैं, या जो समुद्री तरंगे होती है उन तरंगों के माध्यम से भी बिजली उत्पादन की जा सकती है, या जल का उपयोग सिंचाई के रूप में भी किया जा सकता है। या पहले प्रारंभिक अवस्था में संसाधन के साधन नहीं होते थे, मानव शुरुआत में मतलब अधिकांश पैदल चलता था, धीरे धीरे उन्होंने जानवरों का उपयोग
परिवहन के रूप में किया और उसके बाद में धीरे धीरे परिवहन के साधन विकसित होने लगे। परिवहन के साधनों में भी पिछले मतलब अगर कह दे शताब्दी या 100 सालों में बहुत ज्यादा मात्रा में परिवर्तन हुआ। पहले जिस प्रकार से लिग्नाइट कोयले आधारित वाहन आते थे, धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन आया और पेट्रोलियम का उत्पादन होने लगा। अब अधिकांश जो हमारे साधन है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? तो प्रकृति का मानवीकरण से हुआ। एक उदाहरण दिया हुआ ट्रांडहाइम का शहर। ट्रांडहाइम एक शहर है, वहां पर कोई एक लड़की है जो ट्रांडहाइम के शहर में रहती है। वहां का जो तापमान है काफी न्यून रहता है, वहां पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है, वहां पर बर्फबारी होती रहती है, यानी वहां का जो जीवन है वो अनुकूल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मानव ने प्रकृति का मानवीकरण होता गया तो उन्होंने संसाधनों के महत्व को समझा। उन्होंने क्या किया, पहले मानो वही बरसात होती हो, चाहे तूफान आ जाए, किसी भी प्रकार की कंडीशन होती, अपने आप को वही सुरक्षित पाता था जिस जगह वो रहता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका जो ऑफिस था, जो विश्वविद्यालय परिसर था, उसने क्या कर दिया, वो पूरी चारों ओर से किससे, कांच से ढका हुआ था। कहने का मतलब होता है कि जो ठंडी पवनें आती थी, जो बर्फ आती, उसके अंतर्गत नहीं आते। इसका कहने का मीन्स क्या था कि धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को समझा कि जो प्रकृति है इसके अंदर अपने बदलाव कर सकते हैं। तो उन्होंने, दूसरी बात है कि पहले जो अपने संचार के साधन नहीं होते थे, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो व्यक्ति में संपर्क स्थापित करते थे उसमें समय लगता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, मोबाइल का प्रयोग होने लगा, जिस कारण आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से अपने संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति का क्या हुआ, मानवीकरण हुआ। तो अपने मानव भूगोल की प्रकृति में एक तो मानव का प्राकृतिकरण और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण के बारे में पढ़ते हैं। अब अपने मानव भूगोल की परिभाषाएं, हमारी जो तीसरी हेडिंग है मानव भूगोल के संदर्भ में, एक विद्वान हुए हैं रेडजेल। उन्होंने क्या परिभाषा दी कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। यानी जो हमारा मानव समाज है और धरातल है, कहने के मतलब भौतिक पर्यावरण और मानव भूगोल की, जो मानवीय पर्यावरण या मानव भूगोल के बीच का क्षेत्र है, वो आपस में एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके रखते। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा था? ये रेडजेल ने कहा था। एक अपने अमेरिकी भूगोलवेत्ता हुई है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता, जिसका नाम था एलन सी सैंपल। ये रेडजेल की शिष्या थी। इन्होंने मानव भूगोल के संदर्भ में कहा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी अस्थिर कैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और गतिशील मानव, यानी मानव दिन प्रतिदिन कोई ना कोई क्रिया करता रहता है, कोई ना कोई कार्य करता रहता है, इसके बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है उसका विश्लेषण करता है। यानी मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और गतिशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित क्या करता है, अध्ययन करता है। तो एलन सी सैंपल की ये परिभाषा थी, ये देख सकते हो आप तस्वीर। तीसरे अपने मानव भूगोल के संदर्भ में तीसरी परिभाषा आती है, वो पॉल विडोल्डी लोबलॉस की आती है। इन्होंने क्या कहा था कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मानव भूगोल क्या है, यानी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जितने भी जो भौतिक नियम है या जो जीवों के बीच का जो संबंध है, इसको जो संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना है वो क्या है, मानव भूगोल है। यानी मानव भूगोल के संबंध में रेडजेल, एलन सी सैंपल और पॉल विडोल्डी लोबलॉस की परिभाषाएं क्या है, महत्वपूर्ण है। अब आगे अपने पढ़ते हैं मानव भूगोल की विचारधाराएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं महत्वपूर्ण। एक का नाम है पर्यावरणीय निश्चयवाद, एक का नाम है संभववाद और एक का नाम है नवनिर्धारणवाद या नव निश्चयवाद इसको बोलते हैं। या इसका तीसरा नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते
इसको क्या बोला जाता है? रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसको और क्या नाम दिया जाता है? नियतिवाद कहा जाता है इसको। यानी जो नियति है, जो प्रकृति निर्धारित करती है, वही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो अपने तीन विचारधाराओं को, अलग अलग विचारधारा समझेंगे कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है, और नव निश्चयवाद या निश्चयवाद को, नव निर्धारणवाद को, या रुको और जाओ निश्चयवाद को। तो ये मानव भूगोल की क्या है? तीन विचारधाराएं। पर्यावरणीय निश्चयवाद या नव निश्चयवाद में क्या होता था? मानव अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालता था। यानी जैसा प्रकृति कहती है, जैसा प्रकृति का मतलब प्रकृति जो निर्धारित करती है, वैसा ही मनुष्य अपने आप को चलाता है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद। संभववाद में क्या होता है कि मानव ने प्रकृति के साथ में क्या कर दिया है? संतुलन स्थापित कर दिया है, संबंध स्थापित कर लिया है, लेकिन इसके अंदर वो प्रकृति के हास को नहीं देखते कि मानव अपने क्या कहते हैं सो लालच के कारण प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करता, उस चीज का इसके अंदर ध्यान नहीं रखा जाता। तीसरा है नव निर्धारणवाद या निश्चयवाद। यानी ये इन दोनों का क्या है? सम्मिलित रूप है या दोनों का मिश्रित रूप है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? नव निर्धारणवाद या निश्चयवाद। इसको एक उदाहरण के माध्यम से अपने समझ सकते हैं। जैसे पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंदर क्या होता है? जैसे मानव जो स्थानांतरण कृषि करता था, यानी मानव प्रारंभिक अवस्था में जो कृषि करता था उसको क्या बोला जाता है? स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। स्थानीय कृषि कहो या इसको आदिम जीवन निर्वाह कृषि कहो। यानी जब मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, दो क्या करता था? वनों में रहता था, जंगलों में रहता था। क्या करता था? एक बार जिस क्षेत्र में रहता था वहां के आसपास के जो भी पेड़ पौधे थे उसको काट दिया, उस स्थान पर खेती कर दी। फिर कुछ समय बाद में उस स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर चला जाता था और फिर वहां जाकर क्या करता था? कृषि करता था। या इसको स्थान बदल बदल कर करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि कहा जाता था, या इसको झूमिंग कृषि कहा जाता था। तो स्थानांतरण कृषि किसका हो गया? पर्यावरणीय निश्चयवाद हो गया। ये क्या हो गया? पर्यावरणीय निश्चयवाद हो गया। धीरे धीरे मानव ने अपने आप को डेवलप किया, विकसित किया। मानव के पास में प्रौद्योगिकी आई, लेकिन वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या करना? कृषि के अंतर्गत जैसे यूरिया का प्रयोग करने लगा, जैसे यूरिया आ गया, कीटनाशक दवाइयां आ गई, इनका क्या करने लगा? प्रयोग करने लगा। अब इनके प्रयोग से क्या हुआ? इसके प्रयोग के साथ साथ इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। यानी ये कैसी विचारधारा है? जो स्थानांतरण कृषि की जो विचारधारा है, ये कैसी विचारधारा है? ये अपने पर्यावरणीय निश्चयवाद इसको कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्यावरणीय निश्चयवाद। जब मानव ने धीरे धीरे प्रौद्योगिकी विकसित की, तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या करने लगा? वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि के अंदर बहुत सारे प्रयोग करने लगा, नवाचार करने लगा। लेकिन इस नवाचारों में साथ साथ एक बार तो उसके उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन धीरे धीरे इसके दुष्परिणाम भी आने लगा। धीरे धीरे भूमि थी वो क्या होने लगी? बंजर होने लगी। तो ये क्या है? ये दर्शाता है संभववाद को। किसको दर्शाता है? संभववाद को। तीसरी अपनी जो चीज आती है, इसका नव निर्धारणवाद में क्या करने लगा मानव? यानी नव निर्धारणवाद या निश्चयवाद के अंदर क्या लगा? मानव ने जैविक कृषि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तो जैविक कृषि कहने को मीन्स ये होता कि मानव ने जैसे ही उसको जो संभववाद के अंदर उन्होंने देखा था कि अपने पढ़ा था कि जो प्रकृति के अनुसार खिलवाड़ करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मीन्स ये है कि उन्होंने खेत में
अधिक मात्रा में अन्न उत्पादन करने के लिए उसके में साथ में बहुत सारी मात्रा में यूरिया डाल दिया, पोटाश डालने लगा, कीटनाशक दवाइयां डालने लगा, जिस कारण धीरे धीरे भूमि क्या होने लगी, बंजर होने लगी। तो उस दोनों ने क्या कहा, इन दोनों का मिश्रित रूप अपनाया, जिसको अपने क्या बोला जाता है, नवनिर्धारणवाद या निश्चयवाद कहा जाता है। तो जैविक कृषि किसका उदाहरण हो जाता है, नव निश्चयवाद का उदाहरण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 विचारधाराएं थी। आगे अपने इसके बारे में विस्तार पढ़ेंगे। अपनी सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप। पर्यावरणीय निश्चयवाद, या इसको अपने पढ़ा था, क्या बोला जाता है, इसको नव निश्चयवाद कहा जाता है या पर्यावरणीय निश्चयवाद। यह मान्यता है कि मानव का जीवन पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर करता है, यानी मानव पूरी तरह अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप डालता है और पर्यावरण के अकॉर्डिंग चलता है। मनुष्य का व्यवहार, सोच और जीवन शैली पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती है। यानी मनुष्य अपने आप को यह मानता है कि पर्यावरण के बिना में कुछ परिवर्तन कर ही नहीं सकता वो, यानी पर्यावरण को ही अपना क्या मानने लगता है, भगवान मानने लगता है, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था थी मानव निर्माण की। इस विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, फ्रेडरिक रेटजल थे। यानी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद थे, या इसको नियतिवाद कहा जाता है, दूसरा इसको क्या कहा जाता है, नियतिवाद। यानी जो नियति निर्धारित करती है वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजल थे। यानी मानव पर्यावरण का दास है, यानी इस विचारधारा के अनुसार क्या है, मानव पर्यावरण का दास है। जैसी प्रकृति है या पर्यावरण जो कुछ निर्धारित करती है, मानव उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। दूसरी है संभववाद। यह विचारधारा मानती है कि मानव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरणीय सीमाओं को पार कर सकता है। यानी जैसे जैसे मानव ने टेक्नोलॉजी विकसित की, उसी अनुसार पर्यावरण के अंदर वो परिवर्तन करने लगा। जिस प्रकार से पहले अपने मृदा थी, केवल मृदा क्या थी, प्रकृति का तत्व था, लेकिन जो पहाड़ थे, पठार थे, क्या था, केवल प्रकृति का माध्यम था। और धीरे धीरे मानव ने क्या देखा कि इन पहाड़ों के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज होते, तो उन्होंने खनिजों का क्या कर दिया, दोहन करना प्रारंभ कर दिया। कहने का मीन्स ये कि मानव ने प्रकृति के अंदर क्या किया, परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। इसके प्रतिपादक थे वो लुशियन फेब्रे थे, एक बहुत इतिहासकार हुए। लुशियन फेब्रे वैसे इतिहासकार थे जिन्होंने ये विचारधारा दी थी। प्रमुख पुस्तक है अ जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने ये बताया है। निष्कर्ष, प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है, मानव उनका उपयोग करता है, उपयोग के साथ साथ मानव उसका दुरुपयोग भी करता है। मानव अपने जीवन के अकॉर्डिंग, जीवन में जरूरतमंद संसाधनों के अकॉर्डिंग उसका क्या करता है, अंधाधुंध क्या करता है, दुरुपयोग करता है। तो संभववाद विचारधारा क्या मानती है कि मानव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरणीय सीमाओं को पार कर सकता है। इसके प्रतिपादक कौन थे, लुशियन फेब्रे थे। और इनकी प्रस्तुत पुस्तक कौन सी थी, अ जियोग्राफिया इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने बताया। नेक्स्ट है अपना नव निर्धारणवाद, या इसको बोला जाता है नव निश्चयवाद। क्या बोला जाता है, नव निश्चयवाद। ये अपनी तीसरी थी, 2 विचारधाराएं पहले पढ़ी। तीसरी विचारधारा क्या थी, नव निर्धारणवाद या निश्चयवाद। ये दोनों विचारधाराओं के बीच में क्या करती है, संतुलन स्थापित करती है। जैसे एक आपको ये ट्रैफिक सिग्नल दिया हुआ है, यानी जो अपनी पहली विचारधारा थी, पहली विचारधारा कौन सी थी, जिसको अपने नियतिवाद कहा था। तो नियतिवाद क्या कहते हैं कि मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालता है। किसके अकॉर्डिंग ढालता है, प्रकृति के अनुसार ढालता है। तो ये जैसे लाल लाइट का प्रतीक क्या होता है, रुको, तो ये किसकी ओर संकेत करता है, नियतिवाद की ओर। उसके बाद में दूसरी होती है येलो लाइट। और एक होती है ग्रीन लाइट का अर्थ क्या होता है, ये संभववाद की होती है। ये कहती है जाओ, कहने मतलब देखो मत, अपना उद्देश्य है प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करना, चाहे इसके मतलब दुर्गामी प्रभाव हो या इसके चाहे दुष्प्रयोग प्रकृति के अंदर करने लगे, लेकिन इसका महत्व उद्देश्य यही था कि प्रकृति को नींद दे। बीच में जो ये कहती है रुको और जाओ। तो जो अपनी नव निश्चयवाद है, जो नव निश्चयवाद की जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है, ये जो येलो लाइट है इसके ऊपर आधारित है। तो
तो कहने का मीन्स ये है कि जो पहली थी नियतिवाद या जो संभववाद थी, उसके अंदर मानव ने अपने को किसके अकॉर्डिंग डाला था, प्रकृति के अकॉर्डिंग डाला है, उन्होंने विकास को एक तरह से रोक दिया था। तो लाल लाइट जिस प्रकार से रेड लाइट होती है, रुको का प्रतीक होता है, तो ये नियतिवाद विचारधारा। दूसरी ये ग्रीन, ये मतलब कहती है जाओ, यानी ये किस विचारधारा पर आधारित है, संभववाद विचारधारा पर आधारित है। कहने के मतलब ये थे पर्यावरण के ऊपर अपने को सामंजस्य संतुलन स्थापित करना है, चाहे इसके लिए अपने पर्यावरण का होश ही क्यों करे। और जो अपने बीच में येलो लाइट है, ये इन दोनों का क्या है, मिश्रित रूप है, जो नवनिश्चयवाद के उदाहरण पर क्या आधारित है। लेकिन कहते हैं कि अपने को विकास भी करना है, लेकिन पर्यावरण के साथ में सामंजस्य स्थापित करके करना है, ना कि पर्यावरण के साथ में विनाश स्थापित करके करना है। तो ये तीन विचारधाराएं थी। तो नव निर्धारणवाद या नव निश्चयवाद है, ये दोनों विचारधाराओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। किसके बीच, नियतिवाद और संभववाद के बीच में। मानव पूरी तरह प्रकृति का दास है, मानव पूरी तरह प्रकृति का दास है और न ही उसका पूर्ण स्वामी। मानव ना तो पूरी तरह से प्रकृति का क्या है, दास है, ना ही मानव उसका पूरी तरह से क्या है, स्वामी है। कहने का बिंस ये है कि इन दोनों के बीच में संतुलन या सामंजस्य स्थापित करके ही मानव विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। समाधान, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए प्रकृति पर क्या करना है, नियंत्रण स्थापित करना, यानी प्रकृति के महत्व को समझते हुए प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढालना, क्या कहलाता है, नव निर्धारणवाद या नव निश्चयवाद कहलाता है। इस विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे। ये आप देख रहे हो, ग्रिफिथ टेलर नाम का, इन्होंने जो भूगोलवेत्ता है, उन्होंने ये संकल्पना दी थी। इनकी पुस्तक है जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की जियोग्राफी पुस्तक के अंदर इस प्रकार की इन्होंने अवधारणा दी है। तो ये अपने थे, क्या थे, मानव भूगोल की विचारधाराएं थी, नियतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, इन तीनों को अपने पढ़ा। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते। अब इसके अंदर क्या हुआ, उदाहरण जैसे जैविक खेती, यानी नव निश्चयवाद के अंदर क्या हुआ, जैविक खेती, रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव को क्या करना, कम करना। यानी प्रारंभिक अवस्था में नियतिवाद में स्थानांतर कृषि करता था, उसके अंदर ना तो उन्नत औजार थे, ना ही उन्नत किस्म के कोई बीज होते थे। लेकिन संभववाद ने उसने क्या कर लिया, मानव ने अधिक मात्रा में अन्न उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ उसने क्या किया, अधिक मात्रा में कीटनाशक और यूरिया का प्रयोग किया, लेकिन जिसके कारण धीरे धीरे उसके क्या होने लगे, दुष्परिणाम आने लगे। लेकिन अब उसने क्या, रासायनिक उर्वरक के दुष्प्रभाव कम करने के लिए किसका किया, जैविक खेती का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, डीएनए विज्ञान आनुवंशिक रोग पर विजय, यानी जो डीएनए, यानी उन्होंने डीएनए के माध्यम से, अनुवंशिकता के माध्यम से पता लगाया और फिर उस बीमारी के ऊपर वायुगतिकी, त्रिवायुगामी यानों का विकास। जैसे क्या था, मानव की प्राण व्यवस्था, उसके पास में वायु थी, जल था, उसके पास में हवा थी, लेकिन उसको इसका महत्व पता नहीं था कि इसका टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका अपने प्रयोग भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने, मानव ने वायु के महत्व को समझा और जैसे वायुयान उड़ाने में सहायक हुआ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या उन्होंने वायु के माध्यम से उसको पवन ऊर्जा के रूप में उसको परिवर्तन कर दिया। तो ये किसके परिणाम स्वरूप अपने को देखने को मिला, ये अपने को नव निश्चयवाद के परिणाम स्वरूप ये व्यवस्था अपने को देखने को मिली। अपनी सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप। वो तो थी मानव भूगोल की जो प्रारंभिक विचारधाराएं थी, संभववाद, नियतिवाद और नव निश्चयवाद। अब अपने मानव भूगोल की जो नवीन विचारधाराएं हैं, वो कल्याणप्रद विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा, यानी जो मानव भूगोल की चार नवीन विचारधारा है। कल्याणप्रद विचारधारा जो मानव कल्याण को केंद्र में रखती, मानवतावादी यानी मानव और अर्थव्यवस्था के बीच में संबंध स्थापित करती, आमूलवादी ये मैक्स मूलर के सिद्धांतों पर आधारित है, और व्यवहारवादी जो प्रेजेंट में अधिकांश इसका महत्व है, किसका, व्यवहारवादी विचारधारा का महत्व है। अपने एक एक करके इसको पढ़ेंगे। कल्याणप्रद विचारधारा क्या होती है, समाज के हर वर्ग के कल्याण पर जोर। कहने का मतलब होता है कि इसके अंदर जो इसका केंद्र होता है वो समाज का हर तबके के लोग होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं, जिसको उत्थान को लेकर ये विचारधारा का उद्देश्य, इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को क्या करना, कम करना।
शिक्षा पर जोर देना, स्वास्थ्य में सुधार करना, सेवाओं में, और जीवन स्तर में सुधार करना, यानी ये लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। यानी लोगों के बीच में, समुदाय के बीच में, हमारे समाज के भीतर, राष्ट्र के भीतर गरीबी उन्मूलन करना, गरीबी में कमी करना, लोगों को अच्छी और उत्तम शिक्षा प्रदान करना, लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना, ये कौन सी विचारधारा मानती है? ये कल्याणपरक विचारधारा मानती है। नेक्स्ट है मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा क्या है? सामाजिक संगठनों और मानव अनुभव का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? हमारे जो सामाजिक संगठन होते हैं, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं होती है, जो समाज के विकास को लेकर कार्य करती है, और उसके साथ साथ में समाज के भीतर रहकर मानव क्या अनुभव करता है, उसका अध्ययन किया जाता है। स्थानीय अनुभव और घटनाओं की विवेचना, यानी इसके अंदर जो स्थानीय जो अनुभव प्राप्त होते उसका अध्ययन करके और उस घटनाओं की विवेचना करके उनके मानवतावादी विचारधारा का उदय हुआ है। नेक्स्ट है आमूलवादी विचारधारा। इतिहासकार हुए मार्क्सवादी के सिद्धांतों पर आधारित है। इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समानता और संसाधनों पर सभी का अधिकार हो। हमारे सामाजिक व्यवस्था में के अंदर क्या हुआ है? दो तरह के लोग रहते हैं, गरीब और अमीर। कहने का भी शेष जो अमीर है उनके पास में प्राप्त मात्रा में धन है, प्राप्त मात्रा में संसाधन है, लेकिन देश की गरीब जनता के पास में इस प्रकार के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो मानव इनके ऊपर क्या है कि जो अमूलवादी विचारधारा ये कहती है कि जो जितने भी संसाधन के ऊपर सभी का अधिकार होना चाहिए, सभी का हक है। तो ये मार्क्सवाद सिद्धांत आधारित उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समानता, लोग सामाजिक और आर्थिक रूप में क्या हो? सक्षम हो। अपनी अंतिम जो विचारधारा है वो है व्यवहारवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? व्यवहारवादी विचारधारा। लोगों के अनुभव, जाति, धर्म, सामाजिक वर्ग और परिवेश के प्रति व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका? व्यवहार, यानी अपनी समाज के रहते जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस सामाजिक, सबके साथ में अपने को सामाजिक स्थापित करते हुए सबके अनुभव को अपने जीवन में अपनाना कौन कहती है? व्यवहारवादी विचारधारा कहती है। ये समझाने का प्रयास करती है कि लोग अपने परिवेश को कैसे अनुभव करते हैं, यानी लोग अपने आसपास के वातावरण को कैसे अनुभव करते हैं और उस वातावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें व्यवहारवादी विचारधारा सिखाती है। अपनी सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप।